नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं आपके साथ दिशा। मैं हूं आपके साथ खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी के मिनट टू मिनट कई कार्यक्रम में 5वीं राज्य ओलंपिक खेलों का आगाज करते हुए नजर आएंगे और वही कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे। चंपावत जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण आज सीएम धामी करने वाले हैं। तो बताते चले कि अधिकारियों के साथ आपदा को लेकर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श किया जाएगा, मंथनों का दौर भी देखने को मिलेगा। तो 5वीं राज्य ओलंपिक खेलों का आगाज होगा। कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। चंपावत दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए आज सीएम धामी नजर आने वाले। अधिकारियों के साथ आपदा को लेकर चर्चा करेंगे कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर स्थिति को कैसे सामान्य किया जाए। और आज 5वें ओलंपिक्स का आगाज भी होने वाला है। इसी के लिए आज चंपावत पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो कार्यक्रम है उसमें आज शिरकत करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर काम भी गिनवाया है। तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ के डेवलपमेंट के कार्य करवाए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि सड़क परिवहन विभाग में भी 1000 करोड़ रुपए विकास कार्य हो रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश पूरे देश भर के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ है, जिसमें किसानों के लिए, जिसमें गरीब परिवार, वंचित समाज के लिए और आने वाले युवाओं के भविष्य के लिए ये 15 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। हमने पहले उसमें ही अभी किसान सम्मान के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये का हमने उस पर बजट जो दिया है वो दे चुके हैं। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, चाहे हवाई मार्ग है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करा है। नए प्लान की तैयारी कर रखी थी जो पिछले टाइम में, उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया है और इसलिए बहुत सारा सफलतम काम पूरे देश भर के अंदर इन 100 दिनों के अंदर किया है। क्योंकि योजनाएं हमारे पिछले 10 सालों से जो चल रही थी उसमें और तेज़ गति के साथ काम हो, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, नए कॉरिडोर बने, नए हाईवेज बने, नए एलिवेटेड रोड बने, नए रनवे बने, नए मेडिकल कॉलेज के माध्यम से लोगों को सीटें बढ़ कर के लोगों बच्चों को नई शिक्षा व्यवस्था मिले। तो ये सारी चीज़ें देश भर के अंदर, और महिलाओं के रोजगार और बड़े, तो मुद्रा में भी हमने 10 लाख की जगह पे 20 लाख रुपए तक की योजना बनाई है जिससे कि उसको लाभ मिले। ऐसे बहुत सारे कामों को करने का देश भर के अंदर काम चल रहा है। 100 दिन का लक्ष्य, हम उससे ऊपर आए हैं, उस लक्ष्य को बढ़ाते हुए हमने काम किया है। इसलिए मोदी जी का जो ताकत है, जो शक्ति है, वो सभी देश के लोगों ने एहसास भी किया है पिछले 10 सालों में, और इसलिए 100 दिन का जो हमारा काम था वो बहुत तेज़ गति के साथ 15 लाख करोड़ के निवेश से आगे बढ़ा सर। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें, कांग्रेस अंकिता भंडारी के मुद्दे को राज्य में समय समय पर उठाकर सरकार को घेरने का लगातार प्रयास करती आई है। तो बताते चले आपको कि महिला कांग्रेस के जरिए समय समय पर अंकिता भंडारी के मुद्दे पर जुलूस प्रदर्शन और सीएम आवास का घेराव कार्यक्रम किया जाता है। तो वहीं भाजपा की तरफ से भी अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अनेकों बार टिप्पणी की जा चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। पता नहीं, अपमान तो भाजपा कर रही है। ऐसा कैसे होगा कि अंकिता, जिस बच्ची के लिए हम न्याय मांग रहे हैं, उसका नाम लेके उसके न्याय मांग रहे हैं, तो उसका अपमान कर रही है। अपमान तो भाजपा कर रही है जो उसको न्याय नहीं दिला पा रही है। एक बच्ची की, उत्तराखंड की पहाड़ की एक बेटी के साथ हत्या हो जाती है, दुराचार की कोशिश होती है, उसमें भाजपा का वीवीआईपी कोई शामिल है, पूर्व राज्य मंत्री का बेटा शामिल है, और भाजपा के मुख्यमंत्री ने और भाजपा की सरकार ने पूरे प्रदेश की भावनाओं को न समझते हुए सीबीआई की जो जांच तक मांग, जो सीबीआई जांच की मांग थी कांग्रेस की और पूरे प्रदेश के और उसके माता पिता की, वो नहीं मानी। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को नहीं चलाया। तो भाजपा अंकिता का अपमान कर रही है, कांग्रेस उसके लिए जो न्याय मांग रही है वो अपमान कर रही है। सोचने वाला विषय है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कुछ है नहीं करने के लिए, इसलिए वो बार बार इस चीजों को उठा रही है। और जहां तक अंकिता हत्याकांड की बात है, ये कोर्ट में मामला चल रहा है और सरकार इस पे पूरी तरह से, क्योंकि देखिए कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा, कोर्ट में सरकार ने अपना काम कर दिया है, आरोपी जेल के पीछे जा भी चुके हैं, सरकार अपना काम कर रही है। कोर्ट में केस चल रहा है, तो जो भी कोर्ट में, इसमें सरकार का कोई वो ही नहीं है। सरकार, मुख्यमंत्री धामी जी ने स्पष्ट कहा है
कि कोई भी अपराधी अगर ये सोचे कि अपराध करके वो बच जाएगा, वो बिल्कुल नहीं बचेगा। उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होगी, उसको जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। तो सीधे आपको ले चलेंगे देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। बहुत श्रेय हम लोगों को मिल जाता है क्यों साथ में। तो हमारे पूर्व मुख्य सचिव रविशंकर जी, डॉक्टर सुधा जी, डीजीपी साहब और सुरेखा जी ने बहुत गागर में सागर भर दिया शुरुआत में ही। और सुरेखा जी के बारे में वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि वो आप सब भली बात ही जानते हैं, लेकिन हाँ, जो उत्तराखंड राज्य आज पूरे देश में हम लोग कई चर्चा में आते हैं कि समान नागरिक संहिता की जो हमारा विधेयक है वो जल्दी विधेयक बनने के बाद लागू भी होने वाला है। तो उसमें आप भी उस कमेटी की मेंबर रही और बड़ा आपने परिश्रम किया अपने साथियों के साथ, सुरेखा जी। और यहाँ सभागार में उपस्थित हमारे सभी एक से एक महानुभाव मुझे दिखाई दे रहे हैं और जिनकी अनेक अनेक क्षेत्रों में अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे आपने बहुत दिनों बाद मुझे एक पूरे उत्तराखंड राज्य की एक क्रीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। पंजी में किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, माधुरी दीदी हंस रही है मुझे देख के, तो मैं सच कह रहा हूँ ना। तो प्रीतम भाई अभी पिछले दिनों वही स्थित प्रज्ञ जो आपने भी कहा उस दिन, आपने अपने पूज्य पिताजी के बारे में कहा था जब हम लोग पिछले कार्यक्रम में आए थे। तो आपने कहा कि जब सफलता होती है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि यही सब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे पीछे कुछ न कुछ जो दुआएं होंगी, आशीर्वाद होगा, उसके कारण से वह भी स्थित प्रज्ञ की श्रेणी में आता है। और सच में मैंने जब इसका नाम सुना ना सुरेखा जी, तो मैं भी एक दिन स्थित प्रज्ञ हो गया था किसी कारण से। अभी नहीं, मैं बहुत पहले, जब आपको लगता है कि दुनिया में या इस धरा पर कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, तो तब मुझे लगता है कि तब थोड़ा सा आपका जब सीधे ऊपर वाले से कनेक्शन जुड़ जाता है और तब आप धरती से थोड़ा ऊपर भी उठ जाते हैं। और ये जब पुस्तक की रचना करते हैं हमारे साहित्यकार लोग, कविताएं लिखते हैं, तो वो भी एक धरातल से ऊपर उठ जाते हैं और उनका सीधा कनेक्शन जो है ऊपर वाले से हो जाता है। उसमें उनको लगता है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो उस समय में सीधे जब हमारा उस प्रभु से सीधे संबंध हो जाता है तो वह स्थिति भी स्थित प्रज्ञ हो जाती है। और ऐसी स्थिति का अनुभव भी स्वयं नहीं होता है, ऐसी स्थिति का अनुभव भी प्रभु की कृपा से ही हो पाता है। जिन पर प्रभु की कृपा होती है, तो मैं आज आप सभी विद्वत जनों का आप सबके समक्ष आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और आदरणीय रतूड़ी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप सबका आज इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आप सबका सानिध्य प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सच में ये पुस्तक बहुत ही विशिष्ट है और आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि रतूड़ी जी बचपन में कहाँ आ गए थे। मसूरी में आपने पढ़ाई शुरू करी, अपने पिताजी के बारे में आपने लिखा कि उन्होंने जो है 500 रुपये की पगार उनको महीने की मिलनी शुरू हुई और उस समय में मतलब जो A1 क्लास के अधिकारी होते थे उनको जो है 350 रुपये मिलते थे। तो और बचपन में आपने लिखा और मैं आज सवेरे की घटना बता रहा हूँ। मुझे ध्यान आया कि मुझे आज आपकी पुस्तक के विमोचन पर रहना है। तो मेरा पुत्र भी 11 साल का है, तो वो मेरे को सवेरे स्कूल जाने से पहले मिल के जाता है। तो मैं उसको कह रहा था कि तुझे मैं जो है IMA की पासिंग आउट परेड दिखाने ले जाऊंगा क्योंकि इन्होंने उसमें लिखा था। और मैं सच बताऊं तो वैसे बड़ा कठिन होता है कि आप लोग अपनी गृहस्थी वहाँ बना रहे थे बरेली में जब आप ASP होके गए और राधा जी वहाँ 2 दिन के लिए आई।
इस पुस्तक में है। आपने नहीं कहा, मैं कह देता हूँ। तो उज्जैन से आई हैं आप, महाकाल की नगरी से, कि 2 दिन में इनके लिए स्टोव खरीदना है, और इन्होंने 6 कुर्सियां खरीदी, और छोटा एक पर्दा लगाया है कि पीछे का कमरा जो है पूरा खाली दिखाई दे रहा था। तो जैसे ये वहां पहुंची, वैसे इनके एसएसपी साहब का फोन आ गया इनके पास कि अनिल आप आइए यहाँ जरा। नहीं, उस समय नहीं कहा, बदायूं जाने के लिए। तो उन्होंने, जब वो बात कर रहे थे फोन पर, तो जब ये वहां पहुंचे तो वहां पता लगा कि वहां दंगा हो रहा है, और वो किसी से बात कर रहे थे सामने, तो और उससे कह रहे थे कि जो है मैं अपने इनको एएसपी को वहां भेज रहा हूँ। तब आप वहां पहुंचे, किसी तरह से बड़ा संघर्षपूर्ण, और बड़ा आपने अच्छा काम किया उसमें, और काम करने के बाद अंत में हुआ कि आपके खिलाफ इंक्वायरी होनी है। तो वही तो कह रही थी सुरेखा जी की कैसे जो है मतलब कैसे डंडे चलाने पड़ते हैं, कैसे हिंसक होना पड़ता है, कैसा क्या करना पड़ता है, वो सब चीज़ें बहुत विस्तार से। उसके बाद बरेली का आपने टिकैत साहब को जो गिरफ्तार किया, कई 3000 गाड़ियों का काफिला चला वहाँ से, मुजफ्फरनगर से, और उस समय जो है कैसे कैसे एक एक करके धीरे धीरे करके उस काफिले को आपने और आपके सहयोगियों ने, एक सीओ थे आपके, मिल के आप लोगों ने जो है उसको कम करते गए, और बदायूं और बरेली के बीच में कोई जगह थी, कौन सी जगह थी साहब? फतेहगंज में जो है आपने बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, सब रोक रखा था। उस समय में बिल्कुल गाड़ी से आपने खुद टिकैत साहब को, जो 6 फुट लंबे थे, उनको उठा के बिल्कुल जो है दूसरी गाड़ी में डाला और लेके चले गए आगे वो। तब वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, चौधरी कहाँ ले जा रहे हो ये बताओ। तो बहुत ही शानदार, मैं रतूड़ी जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी सेवा को बहुत ही सजीवता से, रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है, और जैसे मुझे सच में बहुत ही, मतलब चूंकि मैं थोड़ा वर्दी के प्रति और सेना के प्रति या सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा से मेरे मन में एक अलग प्रकार का भाव रहा है, क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। इसलिए मैं वो पुस्तक पढ़ता गया, और मुझे लगा कि मतलब कोई उसमें ऐसा नहीं था, और मुझे लगा कि जितना भी टाइम लगे मैं पढ़ूंगा इसको जरूर, और आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी यही लगेगा। और आपकी सभी रचनाएं बहुत अच्छी होती हैं। अभी लखनऊ में आप गए थे तो मेरे बहुत सारे साथी लोग लखनऊ के मुझे वहाँ की फ़ोटो भेज रहे थे, जिसका हम लोग पहले ही यहाँ पर विमोचन कर चुके हैं। भंवर एक प्रेम कहानी के बारे में, उसका भी विमोचन का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था। इसी सभागार में मैं आया था। भाइयों बहनों, अभी सुरेखा जी ने यहाँ पर कहा कि अनिल जी और राधा जी न केवल हमारे राज्य में बल्कि पूरे देश में आपका जो है एक इस प्रकार की सेवा में अपना एक विशिष्ट स्थान आप लोगों ने बनाया है, और राज्य में नहीं पूरे देश भर के अंदर विशिष्ट दंपतियों में से है। आप दोनों ने न केवल उच्चतम पॉक्सो दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के दोनों घरों में पुलिस ने कुर्की की और कार्रवाई की है। तो वही मामले में एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया है कि मुकेश बोरा की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। देखिए, कोर्ट का स्टे हटने के बाद में मुकेश बोरा की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम एक्टिव हो रखी और सभी जगह दबिश दी जा रही है। साथ ही हमने कोर्ट से इसका तराशी का वारंट भी हमने ले रखा है, तो जल्दी ही मुकेश बोरा की संपत्ति की पूरी कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं बद्रीनाथ से विधायक लखपत सिंह बुटोला ने अपने क्षेत्र के समस्या और विकास कार्यों को लेकर कहा है कि पहाड़ी क्षेत्र का विकास एक तरह की चुनौती होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। पहाड़ी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र से ज्यादा बड़ी होती हैं। साथ ही विधायक लखपत सिंह बुटोला ने कहा है कि बद्रीनाथ विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा, चिकित्सा और सड़क की है।
सड़कें अभी तक बंद पड़ी हुई हैं, ना ही अच्छे विद्यालय हैं और ना ही अच्छे अस्पताल अभी तक वहां खुले हैं। मैंने कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर ली है, लेकिन उन्हें इस पर, उनकी तरफ से इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी विधानसभा आप समझ लिया 4,500 वर्ग किलोमीटर बड़ी है। देहरादून के 11 विधायकों से बड़ी एक विधानसभा है, जिसमें 11 विधायक चुने जाते हैं। भौगोलिक परिस्थितियां बहुत भिन्न है। 250 किलोमीटर लंबी विधानसभा है और मैं चाहता था कि इसमें जो आपदाएं वहां पे आ जाए, उन आपदाओं को लेकर सरकार चर्चा करे। सदन से भी सरकार भागी है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही। लगातार मैं माननीय 2 मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ, लेकिन जो विकास के काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे, सड़कें नहीं खुल पा रही। इस समय पहाड़ के अंदर सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। न सड़कें खुल पा रही, न स्वास्थ्य सही ढंग से चल रहा, शिक्षा के हाल बदतर हो रहे हैं। इन चीजों को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, लगातार अपनी बात पे कह रहा हूँ। तो जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने हल्द्वानी की जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। दरअसल डीएम वंदना ने जन समाधान दिवस की शुरुआत की है, जिसमें नगर निगम के 10-10 वार्डों की सुनवाई ओपन बैठक के जरिए की जाती है। इसी कड़ी में वार्ड 20 से 30 तक की सुनवाई की गई। इस दौरान कुल 60 शिकायत प्राप्त हुई है, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का निस्तारण कर मौके पर ही इसका निस्तारण किया जाएगा। वाइज भी हमने मीटिंगें करी थी, सभी प्रधानों को भी बुलाया गया था और सारे जो विभागीय अधिकारी हैं, थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं, उन सबको हम लोगों ने एक पटल पर बिठाया था। जो उनके छोटे मोटे विवाद थे या किसी प्रकार के आपसी विभागीय कोऑर्डिनेशन के इश्यूज थे, उनमें जो दिक्कतें आ रही थी उसका समाधान करवाने की कोशिश करी गई थी। आगे भी हम लोग इसकी समीक्षा करते रहेंगे। जेजेएम में अभी क्योंकि मानसून खत्म हो गया है, तो जो जिन योजनाओं में ट्रायल टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ रोडों को रिपेयर करने का काम अभी युद्ध स्तर पर टेकअप करा जाना है विभागों के द्वारा। उसमें जो भी धनराशि वगैरह है वो संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को दे दी गई है। सभी जो जल जीवन मिशन की एजेंसीज हैं वो अपनी एनओसी जारी करेंगी और इसको हम लोग मिशन मोड में रोड्स के रिपेयर वर्क को टेकअप कर पाएंगे। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें, अवैध रेट्रो साइलेंसर और हॉर्न लगे वाहनों पर सख्ती बरती जाएगी। तो पुलिस ने 36 वाहनों की सीज किया है, बस 62 वाहनों का चालान भी काट दिया है। 2 वाहनों को रैश ड्राइविंग के लिए भी सीज किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो वही रेट्रो साइलेंसर और हॉर्न लगे वाहनों पर पुलिस अब बड़ी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। अवैध रेट्रो साइलेंसर और जिन वाहनों में हॉर्न लगे हैं उन पर यह कार्रवाई की जाएगी। 62 वाहनों का पुलिस ने चालान भी काटा है और आगे भी सख्त कार्रवाई ऐसे वाहनों के खिलाफ की जाएगी। 2 वाहनों को रैश ड्राइविंग के चलते भी सख्त कार्रवाई इन वाहनों के खिलाफ की गई। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। पुलिस ने आपको बता दें कि 62 वाहनों का पुलिस ने चालान काटा है। बताते चले आपको कि 2 वाहनों को रैश ड्राइविंग के लिए सीज कर दिया गया है। तो अवैध रेट्रो साइलेंसर हॉर्न लगे वाहनों पर सख्ती से पुलिस प्रशासन की ओर से यहां पर सख्ती दिखाई जाएगी। नहीं, देखिए जैसा मैंने बताया, क्योंकि अगर कोई जो कंपनी से मेक और मॉडल किसी व्हीकल का निकला हुआ है तो उसी के अनुरूप उसको रहना चाहिए। उसके बाद अगर उस पर कोई जो मॉडिफाइड करवाता है और अगर वो एमवी एक्ट के जो नियम है उनके उल्लंघन अगर किया जाता है तो तत्काल उसमें कार्रवाई की जाती है। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें, विकास नगर के भाऊवाला में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम समीर बंसल ने क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। बताते चले आपको कि डीएम ने दिव्यांग महिलाओं और युवाओं को व्हील चेयर भी वितरित करते हुए नजर आए। ये पहले से हमारा प्लान था कि जितने भी हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वो मैप किए जा चुके हैं प्रत्येक ब्लॉक में, तहसील में, और वहाँ पे सभी विभागों के अधिकारियों को साथ ले जाकर उनके डोर स्टेप्स पर ही हमको पब्लिक सर्विसेज प्रदान करनी है। वो भले ही वो हमारे स्वास्थ्य शिविर हों, विकलांग प्रमाण पत्र हों, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हों जिसको हम मानसिक विकलांगता बोलते हैं, वो सभी डॉक्टर्स उपस्थित हैं। सभी प्रमाण पत्र आज ही जारी किए जा रहे हैं और उनके बाद उनकी पेंशन भी आज ही लगाई जा रही है। इसी तरह से हमारे आयुष्मान कार्ड है, आधार कार्ड है, वो मौके पर ही बनाकर संबंधित को प्रदान किए जा रहे हैं। पशु चिकित्सा शिविर है, हमारे यहाँ पे बहुत डेयरी फार्मर्स हैं एनिमल हस्बेंड्री का जो पालन करते हैं,
उनके पशुओं को कोई रोग है, कोई दवाई चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए, तो वो सभी डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे राजस्व विभाग से प्रमाण पत्र बनते हैं, रिपोर्ट्स लगती हैं विभिन्न प्रयोजनों के लिए, वो भी मौके पर ही लगाई जा रही है। और जो हमारे कृषि उद्यान के यंत्र बनते हैं, दवाइयाँ चाहिए, कुछ छोटे इक्विपमेंट्स चाहिए, वो भी स्पॉट पर ही दिए जाते हैं। इसका एक सोशल उद्देश्य भी रहता है कि जो हमारी लोकल कम्युनिटी है उसका गवर्नमेंट के प्रति ट्रस्ट उजागर हो, ट्रस्ट बढ़े। जो पब्लिक ट्रस्ट है वो एक नींव है, कॉर्नरस्टोन है गुड गवर्नेंस की। तो जो हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं उसमें पब्लिक ट्रस्ट एक मुख्य घटक है। तो इन आयोजनों से उसमें वृद्धि होगी। सर, राजधानी से लगा हुआ जो